डॉक्टर साहब, आज जो अडालिया जेल में बानी पीटीआई से अहम मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया, हिदायत की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा जाए। ये जो सारे मामला चल रहे हैं ना, जी। ये एक आप समझें कि जब तक ये कुछ हमारे बाहर के साथ मामला तय नहीं होते, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो उस एक तलातुम, या आप तलातुम तो नहीं है, आप कहें कि वो बस एक डायलॉग और खिंच रही है आगे, और एक ड्रैगन हो रहे हैं मामला पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं ना आपके एक स्टेल है, मतलब एक वो एक जगह रुके हुए हैं सारे मामला, और ऐसा लगता है कि सबको किसी बात का, किसी मामले का, कोई अदालती फैसले का, कोई जाहिर है कि रीजन के जो हालात खिंचाव का शिकार हैं उसका इंतज़ार हो रहा है कुछ, ठीक है ना। तो वो एक खामोशी है और उसमें स्टेल है, तो चूँकि इसलिए सारा ही मुल्क रुका हुआ है। यानी मुल्क रुकने से मुराद ये नहीं कि सड़कों के ऊपर कोई हड़ताल कर दिए लोगों ने, यानी आप समझें कि एक जगह रुक गया सारा, ये अरेंजमेंट भी रुका हुआ है, अपोजिशन की जमातें भी सब एक जगह रुका हुआ है, अदालतें भी बड़ा कोई फैसला कब करेंगी, कैसे करेंगी, कितने साल बाद, क्या आगे पीछे, वो सब अपनी जगह रुका हुआ है। क्योंकि जो रीजन में वाक़यात हो रहे हैं ख़ित्ते में, वो इतने बड़े और अहम हो रहे हैं। ये जब पिछली हुकूमत खान साहब की जा रही थी, तो मैंने उस वक्त एक बात में बार बार जुमला कहता था कि उसके बाद एक ब्लैक होल आ जाएगा, एक ब्लैक होल होगा, और ब्लैक होल में सब फंसे होंगे और किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे उस ब्लैक होल में से कैसे निकलना है। तो ये कोई 2022 से लेके 2025 3 साल उधर यूक्रेन की जंग हो गए, 3 साल इधर हो गए, लेकिन वो ब्लैक होल जो है ना, उसमें फंसा हुआ है सारे के आगे कैसे, इसमें से निकलना कैसे है। तो आ तो गए हैं इसमें से, अब इसको आगे कैसे लेके चलना है, आगे भी तो कोई ले चलने का कोई तरीका होना चाहिए ना। तो आगे नहीं चीज़ चल पा रही है। अब उसमें जो है वो मतलब अब बस इधर ही ठहमा हुआ है, ठीक है ना, और सिस्टम फंसा हुआ है। अब या तो देखें ये ना चल रहा है, ना उड़ रहा है, ना ये गिर रहा है, स्टेल अपनी जगह रुका हुआ है और ठहमा हुआ है, और बाकी जो हैं वो दुनिया में बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं। तो इससे मैं वो बार बार कहता हूँ कि रियासत कैसे निकलेगी, अब ये देखना है। इस तरह चल नहीं सकता ना, इस तरह तो अब नहीं चल सकते ना रोज़ के भाई, मतलब एक दिन फंक्शन हो गए तो अच्छा हो गया, दूसरे दिन हो गए तो अच्छा हो गया, तीसरे दिन हो, फिर उसके बाद डे आफ्टर क्या होगा, मतलब आगे कैसे, आगे व्हाट नेक्स्ट। ऐसे तो नहीं मुल्क, ऐसे तो इस तरह तो नहीं चलता रहेगा ना। और ख़ासतौर पे जब दुनिया बहुत फाल हो, बहुत तेज़ हो, तो यानी फैसले बड़े हो रहे हों, तेज़ हो रहे हों, आपने स्ट्रेटेजिक लेवल के फैसले करने हों रियासत ने, तो फिर उस वक्त ये छोटी छोटी बातें जो है ना, उस पर बहस नहीं की जाए तो बेहतर है, ये छोड़ दी जाएँ जो बातें हैं, जो जिनका दिमाग इन पे लगा हुआ है। अच्छा, ये जो कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये जो कुछ हमारी जनरेशन ने देखा है, या उससे पहले की जनरेशन ने भी देखा है, ये जो इस वक्त हो रहा है वो दुनिया में कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। और वो 24 घंटे पिछले जो हैं, अब मैं हर रोज़ ये बात कहता हूँ कि बहुत तेज़ वाक़यात हो रहे हैं, और हकीकतन इतने तेज़ और इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं कि उसमें ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें हम फंस गए हैं। रियासत तो नहीं फंसी हुई, बस ये सारा अरेंजमेंट ही फंसा हुआ है, इनकी तरजीहात दूसरी हैं। मतलब जहाँ वहाँ मईशत क्या चलेगी, जहाँ पे करप्शन लीगल हो जाए, तो ये इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और सिक्योरिटी, इकॉनमी और ये 4-5 जो इश्यूज़ हैं, लेकिन ये है कि अब चूंकि आगे भी नहीं बढ़ रहे, पीछे भी नहीं बढ़ रहे, तो जाकर खड़े हुए हैं, तो इसलिए चले खड़े रहें, देखते हैं कब तक खड़े रहते हैं, कहीं तो निकलना है ना इससे मुल्क को आगे। अच्छा, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये खत्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात आपको पुश करेंगे कि आप कुछ करें। आप ऐसे ज़्यादा से इस तरह से नहीं चल सकते, क्योंकि जो हुआ है पिछले 24 घंटों में, देखें क्या, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि फ्रांस, जो कि दूसरी जंग अजीम के फ़ातहीन में से एक फ़ातह, लेकिन ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि जब याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो फ्रांस को नहीं मदऊ किया गया। स्टैलिन और जो रूजवेल्ट थे वो, और उसके साथ जो हैं वो चर्चिल, ये लोग 3 लोग बैठे, तेहरान में भी 3 लोग बैठे,
और याल्टा में भी 3 लोग बैठे और पोtsdam में भी 3 लोग बैठे, लेकिन उस वक्त तक ट्रूमैन आ चुके थे रूजवेल्ट की जगह। और चर्चिल के साथ भी इलेक्शन में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, इलेक्शन में इत्तेहादी हुकूमत थी उनकी। लेकिन बहरहाल जो भी फैसले हो रहे थे, फ्रांस को नहीं बिठाया गया, क्योंकि फ्रांस वही बात जो मैंने पहले भी की थी कि चार्ल्स डी गॉल का हमेशा कहना ये था कि रूजवेल्ट उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन स्टालिन भी शायद पसंद नहीं करते। एनीवे वो फातहीन में थे फ्रांस, लेकिन फ्रांस को बाहर रखा गया और फैसले हो गए। लेकिन वो फ्रांस जो कि फातहीन में था, वो फ्रांस जो है उसके सदर, और जो बड़े ज़बरदस्त मुल्क है, और उसके प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो जाते हैं अमेरिका। पहले यूरोपियन लीडर हैं, ट्रम्प के साथ उनकी मुलाकात होती है, और पहले तो एक मुलाकात होती है, कोरियोग्राफ्ड सी है मुलाकात। उस मुलाकात में जो है ना बड़ा यानी मतलब दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, बड़ी तारीफ़ें भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सा कर रहे हैं, खिंचाव एक नज़र आ रहा है उसमें, कोई हमें कोई उसमें यानी कोरियोग्राफ्ड से हैं वो सी एक मीटिंग है। और उसमें जो है वो प्रेसिडेंट मैक्रोन अपना केस पेश करते हैं। अपना से मुराद ये है कि फ्रांस से ज़्यादा यूरोप का और यूक्रेन का और नेटो का और टेरिफ्स का, यानी पूरा केस पेश करते हैं कि भाई हम आपके इत्तेहादी हैं, और अभी से इत्तेहादी नहीं हैं, हम आपके पुराने इत्तेहादी हैं, यानी दूसरी जंग अजीम के बाद से या उससे पहले से। और हम वो हैं जिन्होंने पहली जंग अजीम में भी हमने, और बरतानवी वज़ीर आज़म जो आपके पास आ रहे हैं चंद दिनों के बाद मिलने, हम वो लोग हैं जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर जब टूटी थी तो आधी ऑटोमन एम्पायर हमारे पास आ गई थी, आधी बरतानिया ने ले ली थी। हम वो हैं जो पिछली सदी में, तो हम दोनों आपके पास आए, यानी बरतानिया भी आ रहा है और हम भी मैं भी आया हूँ आपके पास, यानी फ्रांस की नुमाइंदगी करने। तो ये है कि फिर नेटो के अमल आई हैं और सारे, तो ये बराए करम ज़रा इस पर नज़र सानी फरमाइए। आप जो बातें कर रहे हैं, किसी एक बात के ऊपर प्रेसिडेंट मैक्रोन ट्रंप को कायल नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगा, तारीख को देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रंप जो हैं, ट्रंप ऐसे देख रहे हैं मैक्रोन को जैसे इब्राहिम लिंकन जो हैं, वो जब यूनियन में उनका जो है वो उनके यूनियन जो थी, इब्राहिम लिंकन तो यूनियन में थे ना, 13 रियासतों ने बगावत कर दी। वो 13 रियासतों के पीछे कौन था? फ्रांस और बरतानिया। और इब्राहिम लिंकन की मदद को कौन आया था? अलेक्जेंडर ज़ार। तो उनके जहन में वो दोस्त उनका इस वक्त जो है वो इब्राहिम लिंकन की तरह वो जो है वो प्यूटिन है, जैसे उस वक्त रशिया आया था। सोवियत यूनियन तो नहीं था, रशिया था, अब भी रशिया है। उस रशिया में ज़ार होते थे, तो उनके जहन में वो दोस्त है जो मदद के लिए, मतलब इब्राहिम लिंकन और अलेक्जेंडर, और सामने दो लोग जो हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं हुई, तो वो हैं जो कि कन्फ्रेंट्री के नुमाइंदे थे उस वक्त। तो एनीवे, तो किसी एक बात पे भी उन्होंने केस बड़ा अच्छा प्ली किया प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, लेकिन किसी एक बात पे ट्रम्प कायल नहीं हुए। और उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि वो जो ज़ेलेंस्की हैं वो 2-4 दिन में, हफ्ते में, मैंने उसने कहा है मुझसे मिलने के लिए, तो वो मिलेगा, इधर आएगा और रेयर अर्थ मिनरल्स के मुआहदे पे वो साइन कर देगा। वो यहाँ आएगा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यहाँ आएंगे, तशरीफ लाएंगे, और यहाँ आके वो जो है वो मुआहदे पे साइन कर देंगे। उसके बाद जो है वो ये मुलाकात, इस मुलाकात का कोई हासिल नहीं है, और इस मुलाकात के नतीजे में यूरोप में, ईयू में, और क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने जॉर्जिया इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ भी की। वो G7 के इजलास से पहले हुआ था वर्चुअली, मैक्रोन और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उसमें वर्चुअली शरीक हुए थे G7 इजलास में, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। अब पहली बात तो ये है कि मैक्रोन को उन्होंने कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि बहुत बिल्कुल ठीक है, आप पीस कीपर्स भेजना चाहते हैं तो आप भेज दें। 3 या 4 दफ़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद में हुई, पहले जब कमरे में बैठ के मीडिया के सवाल लिए, वो भी काफ़ी सख्त सवाल थे उसमें। इटालियन में भी सवाल, एक इटली के वहाँ पे जर्नलिस्ट थे जो मैंने सुना, फिर उसके बाद फ्रांस के लोग थे, बाकी लोग थे, वो उन्होंने सब ने
एक तो ये पूछा कि खबर फैल गई है कि जी ग्रीस में आप अपनी बेस बंद कर रहे हैं, फौजी बुला रहे हैं। उन्होंने मार्को रूबियो से पूछा, उन्होंने कहा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि बहुत अच्छा है, आप पीस कीपर्स भेज रहे हैं वहाँ पे, यानी आप और बरतानिया और यूरोप के लोग भेज रहे हैं तो अच्छा है। उनसे बार बार ये सवाल हुआ कि क्या आप इन पीस कीपर्स को कोई कवर देंगे, एयर कवर या सपोर्ट देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा तो अमन माहिदा होने जा रहा है रशिया से। वो फिर पूछा उन्होंने कि जिन पीस कीपर्स को अमेरिका कोई सपोर्ट देगा, उन्होंने कहा नहीं हमारा तो रशिया से माहिदा हो रहा है, जब जंगी खत्म हो जाएगी और यूक्रेन तबाह होगी है, वहाँ हर लोग जो है हर रोज जो है वो हजारों की तादाद में फौजी मर रहे हैं, ये नहीं कि सिविलियंस मर रहे हैं, और ये हकीकत है कि वो तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन क्रेडिट उसको जाता है, क्रेडिट जो जाता है वो क्रेडिट हकीकतन ओबामा दौर की ये विक्टोरिया न्यूलैंड एंड कंपनी को जाता है। और ये जो है ये क्योंकि उन्होंने ये नेटो की एक्सपेंशन और पुतिन को सीरियस नहीं लिया, जॉर्जिया के वक्त से सीरियस नहीं लिया। 2000 यानी ये G8 से जब G7 बना था और इन्होंने वहां पे वो बुखारेस्ट के अंदर ये बात की थी कि हम इसको ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेंगे, तो पुतिन ने सही बात की थी कि आगे आएंगे तो मामला खराब होंगे। आगे आए, फिर जॉर्जिया में झगड़ा हुआ, फिर यूक्रेन की हुकूमत गिराई इन्होंने, फिर उन्होंने रिजीम चेंज किया, उस सत्यानाश करके आखिर में प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ये तो पीस टॉक हो रही है। अच्छा, लेकिन तारीखी इसलिए कह रहा हूं कि एक तो G7 का एलामिया नहीं जारी हुआ आज, ये जो इजलास हुआ कल, इसका एलामिया नहीं जारी हुआ। एलामिया में फड्डा ही पड़ा हुआ है कि जी उसमें रशिया को अग्रेसर कहना है कि अग्रेसर नहीं कहना। अमेरिका कह रहा है अग्रेसर नहीं कहना। तो G7 का ना G20 की फैमिली फोटो आई जोहान्सबर्ग से, और ना ही ये जो G7 है इसका जो है हमारे सामने, इसमें देखें ना, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, US, UK और जापान। तो इसमें जो US है, एक तो अमेरिका कह रहा है कि इसको G8 करो दोबारा, इसको दोबारा G8 करो, इसमें रशिया को वापस लाओ। रशिया निकल गया था ना G8, एक रशिया अलग हो गया था, ये G8 था, तो G7 रह गया था, G8 हो गया था, एक G20 है। अच्छा, अब ये मतलब G20 में सारे हैं, तो फिर G8 है, और फिर इस तरह से है ना।